A very beautiful morning, my dear students. Today, our topic is lesson number 4 of history. अ, जो हमने कल है वो देखिए यहाँ पे खॉन्ड वुमेन ऑफ ओडिशा तक पढ़ लिया था। और आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सम हेयर्डेड एनिमल्स। हमें जो है कुछ हेयर्डेड एनिमल्स के बारे में रीड करते हैं। हमारा जो फोर्थ चैप्टर उसका नेम ट्राइबल्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल, यानी औपनिवेशिक शासन के दौरान जो है जो जनजाति थी उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, मैनी ट्राइबल ग्रुप्स वर पेस्टोरलिस्ट्स, दैट इज दे मूव्ड विद देयर हर्ड्स ऑफ कैटल और शिप। कई आदिवासी समूह देहाती थे, यानी वो अपने मवेशियों या भेड़ों के झुंड के साथ चले गए थे। दे ऑल्सो टेम्ड एंड रियर्ड एनिमल्स, उन्होंने जानवरों को भी चपेट में लिया और उनको पाला था। द वैन गुजर्स ऑफ द पंजाब हिल्स एंड द लेबेडियर्स ऑफ आंध्र प्रदेश वर कैटल हर्डर्स। कहता है कि पंजाब की पहाड़ियों के वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लाबादिया पशु चराने वाले थे। द गाड़ीज ऑफ कुल्लू वर शेफर्ड्स एंड द बकरवाल्स ऑफ कश्मीर रियार्ड गोट्स। कुल्लू की जो गद्दी चरवाहे थे और कश्मीर के बकरवालों ने बकरियों को पाला था। तो यहाँ पे देखिए, गद्दीज ऑन द वे बैक टू होम कुल्लू। यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए भेड़ों के साथ झुंड में, भेड़ जो है झुंड में चल रही है, कुल्लू जा रहे हैं वो वापस अपने घर। और यहाँ पे देखिए ट्राइबल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश के ट्राइबल्स हैं नीचे जो इस पिक्चर में दिखाए गए हैं। उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक आगे है, यहाँ पे टेकिंग टू सेटल कल्टीवेशन, कि जो हमारी मतलब उन्होंने जो सेटल कर ली थी, कल्टीवेशन जो थी उनकी खेती, उसके बारे में आगे हम रीड करते हैं। देखिएगा, बिफोर द 19th century many tribal groups had begun settling down instead of moving from place to place। 19वीं शताब्दी से पहले बसे हुए कबीले में कई आदिवासी समूहों ने बसना शुरू कर दिया था। इंस्टेड ऑफ मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कहता है एक जगह से दूसरी जगह जाने की बजाय दे कल्टिवेटेड देयर फील्ड्स इन वन प्लेस। वो जो है अपने जो अपने फील्ड्स थे खुद के, वो एक इस जगह पे अपने खेतों में खेती कर रहे थे। मतलब एक ही जगह उन्होंने खेती की अपने खेतों में। उन्होंने फिर जो है दे यूज टू प्लग एंड ग्रेजुअली इनहर्टेड राइट्स, उन्होंने हल का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे उन्हें अपनी ज़मीन पर अधिकार प्राप्त हो गया। ओवर द लैंड दे लिव्ड ऑन, जहाँ पे वो रहते थे वहाँ पे उनको धीरे धीरे उनका अधिकार मिलने लगा। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ द मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर, द लैंड बिलोंग टू द क्लैन एज ए होल। कहते हैं कि फॉर उदाहरण के लिए छोटा नागपुर के जो मुंडाओं थे उनके मामले में जो भूमि थी वो कुल के रूप में थी। कई बार मैनी टाइम्स सम पीपल विद इन द क्लैन एक्वायर्ड मोर पावर देन अदर्स। कई बार क्या हुआ कि जो मतलब कबीले के भीतर कुछ लोगों ने दूसरों की तुलना में अधिक शक्ति हासिल कर ली थी वहाँ पे। और ये बात बता रहा है कि सम बिकेम चीफ्स एंड द रेस्ट दे आर फॉलोअर्स। तो वहाँ पे कुछ प्रमुख बन गए और बाकी उनके अनुयायी बनने पड़े फिर उनको, क्योंकि उन्होंने अधिकार जमा लिया था वहाँ पे। द पावरफुल मैन ऑफ द क्लैन ऑफन रेंटेड आउट देयर लैंड इंस्टेड ऑफ कल्टिवेटिंग इट दैमसेल्व्स। कहता है कि जो गौंड्स थे और संथाल्स थे उनकी शिकारी की तुलना में अधिक सभ्य और कृषकों को स्थानांतरित करते उनको देखा था, और स्थानांतरित करते हुए देखा गया था। जो लोग जंगल में रहते थे उन्हें जंगली माना जाता था। देखिए यहाँ पे लिख रखा है कि द गॉन्ड्स एंड संथाल्स वर ऑल्सो सीन एज मोर सिविलाइज्ड देन द हंटर गैदरर और शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। मतलब जो गॉन्ड्स और संथाल्स थे उनको शिकारी की तुलना में अधिक सभ्य और कृषकों को स्थानांतरित करते देखा गया था। जो लोग जंगल में रहते थे, दोज हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट वर कंसिडर्ड टू बी वाइल्ड एंड सीवेज एंड नीडेड टू बी सेटल्ड एंड सिविलाइज्ड। मतलब जो लोग जंगल में रहते थे उन्हें जंगली या फिर जंगली कहा जाता था, और उन्हें बसाने और सभ्य बनाने की ज़रूरत थी कि उन्हें अच्छी तरीके से बसाया जाए और उन्हें सभ्य बनाया जाए, तरीके समझाए जाए कैसे जीवन जीना है। द ट्राइबल्स एंड द ब्रिटिश। अब देखिए यहाँ पे ट्राइबल्स और ब्रिटिश के बारे में पढ़ते हैं। विद द स्टेबलाइजमेंट ऑफ द कॉलोनियल रूल, जब कॉलोनियल रूल की औपनिवेशिक शासन की स्थापना हुई, द ट्राइबल्स लॉस्ट द अथॉरिटी दे हैड अर्लियर इंजॉयड अमोंगस्ट देयर पीपल। तो जो आदिवासी थे उन्होंने अपने लोगों के बीच जो अधिकार प्राप्त किए थे उसको खो दिया था, अधिकारों को। बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेजों के आने से पहले, द ट्राइबल चीफ्स वर रिगार्डेड एज इम्पोर्टेंट पीपल। आदिवासी प्रमुखों को महत्वपूर्ण लोग माना जाता था पहले, ब्रिटिश लोग के आने से पहले। दे हैड द राइट टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल देयर टेरिटरीज, उन्हें अपने प्रदेशों का प्रशासन और नियंत्रण करने का अधिकार था।
और दे हैड देयर ओन पुलिस एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर लोकल रूल्स एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। उनके पास अपनी पुलिस थी और अपने स्थानीय नियमों और वन प्रबंधन के आधार पर कानून व्यवस्था भी बनाए रखी थी उन्होंने। फिर कहता है कि बट अंडर द ब्रिटिश रूल, लेकिन जब ब्रिटिश रूल आ गया था तो उस टाइम पे द पावर्स ऑफ द ट्राइबल चीफ्स चेंज कंसिडरेबली। तो फिर क्या हुआ, अंग्रेजों के आने के बाद आदिवासी प्रमुखों की जो शक्तियाँ थी उनमें काफ़ी बदलाव आया। दे लॉस्ट द राइट टू एडमिनिस्टर एंड वर प्रेशराइज्ड टू फॉलो रूल्स दैट द ब्रिटिश एनफोर्स्ड। अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए नियमों का पालन करने के लिए उन्हें प्रशासन का अधिकार खो दिया और उन पर काफ़ी दबाव डाला गया कि वो अंग्रेजों के रूल्स को माने। They paid tribute to the British and disciplined the tribal groups on behalf of their colonial rulers. उन्होंने अंग्रेजों को श्रद्धांजलि दी और अपने औपनिवेशिक शासकों की ओर से आदिवासी समूहों को अनुशासित किया। द स्टडी राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया स्लोली बिगेन टू अफेक्ट द ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल ऑफ द ट्राइबल्स। कहता है कि जब भारत में ब्रिटिश शासन के लगातार बढ़ने से आदिवासियों की पारंपरिक जीवन शैली धीरे धीरे प्रभावित होने लगी थी और इट क्रिएटेड न्यू प्रॉब्लम्स बाय रिप्लेसिंग द ओल्ड सोशल एंड इकोनॉमिकल सिस्टम। इसने पुरानी सामाजिक और जो आर्थिक प्रणालियाँ थी उनको बदल कर काफ़ी नई समस्याएं पैदा कर दी। और द कॉलोनियल रूल ब्रोट एन एंड टू द बार्टर इकोनॉमी ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज़। औपनिवेशिक शासन ने आदिवासी समाजों की वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था को समाप्त कर दिया। और उसके बाद जो है इंस्टेड ऑफ इंट्रोड्यूस्ड ए कैश इकोनॉमी, और उसकी जगह पे क्या, इससे नगद अर्थव्यवस्था की शुरुआत कर दी थी। विद दिस केम टू मर्चेंट्स, मिडल मैन एंड मनी लैंडर्स हु केम टू बी नोन एज डिकू विच मीन्ट एलियंस और आउटसाइडर्स। कहता है कि इसके साथ व्यापारी, बिचौली और साहूकार आए जिन्हें दिकू कहा जाने लगा था, जिसका अर्थ एलियन या फिर बाहरी लोग होता था। ठीक है, कहता है जो लोग आए थे ना, व्यापारी, बिचौली और साहूकार, उन्हें दिकू कहा जाने लगा। और फिर एलियंस जिसे क्या समझा जाता था, बाहर के लोग समझा जाता था। दे इनिशिएटेड कमर्शलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन टू सर्व देयर ओन इंटरेस्ट। उन्होंने अपने खुद के खसखस, जूट और इंडिगो की सेवा के लिए उत्पादन का व्यवसायीकरण शुरू किया। इन ऑर्डर टू कल्टिवेट कैश क्रॉप्स लाइक पॉपी, जूट एंड इंडिगो, इन सब के लिए जो है दे फोर्सिबली एक्वायर्ड लार्ज एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड्स फ्रॉम द ट्राइबल्स। तो इन्होंने आदिवासियों से कृषि भूमि के बड़े क्षेत्रों को जबरन अधिग्रहण करना शुरू कर दिया। किसके लिए? खसखस, जूट और इंडिगो की उत्पादन के लिए। उसके बाद बात आती है द लैंडलेस ट्राइबल्स नाउ हैड टू वर्क एज लेबरर्स इन दीज लैंड्स। उन्हें अक्सर स्थानीय साहूकारों से ऊंची ब्याज दर पर पैसा उधार लेना पड़ता था। दे ऑफन हैड टू बोरो मनी फ्रॉम द लोकल मनी लेंडर्स एट ए हाई रेट, मतलब जो है ऊंची रेट पे उन्हें लेना पड़ता था पैसा। और उसके बाद इंटरेस्ट, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट पे लेना पड़ता था। इन कोर्स ऑफ टाइम द कंडीशन ऑफ द ट्राइबल्स बिकेम वेरी मेजरेबल। समय के साथ आदिवासियों की जो हालत थी बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई थी। और द ब्रिटिश वर ऑल्सो अनकम्फर्टेबल विद ट्राइबल ग्रुप्स हु मूव्ड अबाउट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अंग्रेज भी आदिवासी समूह के साथ असहज थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए थे। दे वॉन्टेड द ट्राइबल ग्रुप्स टू सेटल डाउन एंड बिकेम कल्टिवेटर्स। वो चाहते थे कि आदिवासी समूह बस जाएं और किसान बन जाएं, क्योंकि उनको तो क्या चाहिए थी, क्रॉप्स चाहिए थी, उनसे फसलें चाहिए थी अपना धंधा करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए। दिस वुड एनेबल दैम टू एडमिनिस्टर दैम इजीली एंड ऑल्सो सिक्योर ए रेगुलर रेवेन्यू फॉर द स्टेट। इससे वो उन्हें आसानी से प्रशासित कर सकते हैं और राज्य के लिए एक नियमित राजस्व भी सुरक्षित कर सकते हैं अगर वो किसान बन के खेती करते रहे तो। ठीक है, लैंड सेटलमेंट्स वर इंट्रोड्यूस्ड एंड द रेवेन्यू डिमांड फिक्स्ड फॉर द स्टेट। भूमि बस्तियों को पेश किया गया था और राजस्व मांग राज्य के लिए तय की गई थी। कुछ सम पीजेंट्स वर कॉल्ड लैंड डाउनर्स एंड अदर टेंटेंट्स। कहता है कि कुछ किसानों को भूस्वामी कहा जाता था और अन्य को काश्तकार कहा जाता था। द टेनेंट्स वर टू पे रेंट टू द लैंड ओनर हु इन टर्न पेड रेवेन्यू टू द स्टेट। कहता है किराएदारों को भूमि मालिक को किराए का भुगतान करना था जो बदले में राज्य के राजस्व का भुगतान करते थे। उसके बाद द एफर्ट टू सेटल झूम कल्टिवेटर्स वॉज नॉट वेरी इजी। झूम खेती करने वालों को बसाने का प्रयास बहुत आसान नहीं था। झूम खेती करने वाले मतलब बार बार एक प्लेस पे किया, फिर अगले प्लेस पे चले गए, फिर अगले प्लेस पे, उनको जो है झूम खेती करने वाले किसान बोला जाता था, जो एक स्थान पर खेती नहीं करते थे रह के। When the झूम कल्टिवेटर टुक टू प्लग, जब झूम खेती करने वालों ने हल चलाना शुरू किया, कल्टिवेशन वॉज नॉट ईजी
तो जो है खेती करना भी आसान नहीं था। द रीज़न बीइंग दैट प्लग कल्टीवेशन इज़ नॉट ईजी इन एरियाज वेयर वाटर इज़ स्केयर एंड द सॉइल इज़ ड्राई। कहते हैं कि इसका कारण ये था कि जिन क्षेत्रों में पानी की कमी है और मिट्टी सूखी है वहाँ हल की खेती आसान नहीं थी। वास्तव में झूम खेती करने वाले अक्सर पीड़ित होते थे, मतलब इनफैक्ट झूम कल्टिवेटर्स ऑफन सफर्ड, उनको जो है सहन करना पड़ता था, सिंस देयर फील्ड्स डिड नॉट प्रोड्यूस गुड यील्ड, क्योंकि उनके जो खेत थे उनकी अच्छी पैदावार नहीं कर पाते थे वो। दे देयर फॉर इंस्टेड ऑन कंटिन्यूइंग विद देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, इसीलिए उन्होंने अपने पारंपरिक अभ्यास को जारी रखने पर ही जोर दिया। व्हेन द ब्रिटिश रिफ्यूज्ड, जब अंग्रेजों ने इनकार कर दिया, द ब्रिटिश हैड टू अल्टीमेटली अलाउ दैम द राइट टू कैरी, ये देखिए यहाँ पे कि व्हेन द ब्रिटिश रिफ्यूज देयर वर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, तो जब अंग्रेजों ने इनकार कर दिया तो व्यापक विरोध प्रदर्शन होने लगे। फाइनली द ब्रिटिश हैड टू अल्टीमेटली अलाउ देम द राइट टू कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन सम पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। तो अंत में अंग्रेजों को जंगल के कुछ हिस्सों में शिफ्टिंग खेती करने का अधिकार दे दिया था अंग्रेजों ने उन लोगों को एंड में, क्योंकि उन्होंने जो है ब्रिटिश लोगों के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनके जो खेत थे वो पैदावार कम देते थे वहाँ पे जहाँ पे पानी की कमी और मिट्टी की कमी थी वहाँ पर। सो आज हमने इतना चैप्टर रीड किया, कल हम इम्पैक्ट ऑफ द फॉरेस्ट लॉज करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।